हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोफिया गोयल और आज हम बात करेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाएं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रिज्यूमे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, रिज्यूमे बेसिकली ये बताता है कि हमारा करियर पाथ कैसा रहा। एक तरीके से वो हमारा एक वर्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है कि हमने क्या क्या किया है अपने करियर में। अब जैसे कि हम बात करें हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, जो लोग हमसे नहीं मिले होते वो कैसे हमें एनालाइज करते हैं, हमारी पर्सनालिटी का आइडिया लगाते हैं कि ये इंसान कैसा होगा, इसकी पसंद नापसंद कैसी है या इसकी पर्सनालिटी कैसी है। वैसे ही हमारे करियर के पर्सपेक्टिव में किसी को अगर आइडिया लगाना है कि हमने क्या क्या काम किया, किस तरीके का काम हम करके आ रहे हैं, उसके लिए हमारा रिज्यूमे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ फ्रेंड्स, आपका इंटरव्यू कैसे डेराइव होने वाला है ये भी काफ़ी हद तक रिज्यूमे पे ही डिपेंड करता है। बीइंग एन इंटरव्यूअर, अगर मैं देखती हूँ कि रिज्यूमे में क्या क्या लिखा हुआ है, उससे मुझे काफ़ी एक वाइड आइडिया मिलता है और फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि इससे क्या पूछना है, इसको क्या आता होगा, इसने क्या काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैंने भी बहुत मिस्टेक करी हुई है एक रिज्यूमे बनाने में। मेरा भी रिज्यूमे जल्दी से शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में अगर कोई रिक्रूटर देखता है तो वो बोलता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। एक इंटरव्यूअर देखता है तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इसमें से ये जानना है, मुझे इसमें से वो जानना है। ये मत बोलना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, शो ऑफ नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा और वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपने रिज्यूमे को बेटर किया जा सकता है। अब रिज्यूमे में क्या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो ऐसा रिज्यूमे होना चाहिए जो कि शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है ना, अगर शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा तो आगे उसको पढ़ेगा कौन, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर कि जब वो शॉर्टलिस्ट होके किसी इंटरव्यूअर के पास चला जाए तो उसको वो रिज्यूमे इम्प्रेसिव लगना चाहिए, उसको वो रिज्यूमे अच्छा लगना चाहिए, ईजीली वो रिज्यूमे रीडेबल होना चाहिए। ओके, तो अब रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं कि जो भी किसी रिक्रूटर की या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या चाहिए, उनको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको कोई मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो वो जो आती है ना, वो आती हैं हमारी कीवर्ड्स के थ्रू। ओके, अब नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि ऑटोमेटिकली उन रिज्यूमेस को एग्जामिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड्स, और फिर वो चेक करता है कि क्या आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं या नहीं, उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। ओके, अब फ्रेंड्स ये सिनेरियो कब आता है, ऑटोमेटिक शॉर्टलिस्टिंग करने वाला या फिर रिज्यूमेस को चेक करने वाला? ये तब आता है जब आप रिक्रूटर्स को अपना रिज्यूमे मेल करते हो। सेकेंडली, जब आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे, आपने देखा होगा ना करियर्स का जो ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी के लिए, तो वहाँ उनके पास बहुत सारे रिज्यूमेस चले जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है हमारी प्रोफाइल्स जो हमने लिंक्डइन, नौकरी, मॉन्स्टर, इस टाइप के पोर्टल्स पे जो बनाई होती हैं उसमें। वहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा वेटेज होता है आपकी प्रोफाइल का, जो आपने प्रोफाइल वह बना रखी है, आपकी प्रोफाइल के कीवर्ड्स का, आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, क्या क्या अपने बारे में लिखा हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, रादर देन योर रिज्यूमे। रिज्यूमे फिर सेकेंडरी आता है, मतलब पहले आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद फर्दर शॉर्टलिस्टिंग रिज्यूमे के बेसिस पे होगी, या उसके बाद वो फर्दर रिज्यूमेस के लिए देखेंगे। तो येस, ऑफ कोर्स प्रोफाइल भी मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बात हम आज रिज्यूमे की कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाने का क्राइटेरिया कि किस तरीके से हम अपने रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के या किसी भी चीज़ के वेरिएशंस में नाम है तो प्लीज़ वो भी मेंशन करें, क्योंकि वो भी अलग अलग कीवर्ड्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्रंट एंड से ही रिलेटेड चीज़ों की बात करूं तो एक टाइप स्क्रिप्ट और ES6 होते हैं जो कि मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन कुछ लोग टाइप स्क्रिप्ट लिख देते हैं, कुछ लोग ES6 लिख देते हैं। अपना सर्च करते टाइम जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको अपने रिज्यूमे में दोनों चीज़ें लिखनी है। वैसा ही रिएक्ट JS में होता है, कई लोग रिएक्ट स्पेस JS लिख देते हैं, कई लोग रिएक्ट डॉट JS लिख देते हैं, कई लोग सिर्फ रिएक्ट लिख देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, इसके बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है।
देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट है हमारी प्रोफाइल पढ़ने में, उसको प्रॉपरली समझ में आए कि रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है। एक जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसको थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपका इंटरव्यू लेने की, और वो आपके रिज्यूमे से आएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगी, आपको एक क्लियर और क्रिस्प रिज्यूमे बनाना है। क्लियर और क्रिस्प रिज्यूमे से मेरा क्या मतलब है कि एकदम नीट एंड क्लीन रिज्यूमे होना चाहिए, प्रॉपर फॉन्ट्स हो, एक पैटर्न मेंटेन हो, ये नहीं कहीं बड़ा लिख दिया कहीं छोटा लिख दिया, कहीं पे कुछ भी लिख के रखा हुआ है, कोई फॉर्मेट ही नहीं है रिज्यूमे का, ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है कि आप एक प्रॉपर रिज्यूमे बनाए। ये नहीं है कि एक ही पेज में बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, उसको फिर इतना छोटा कर दिया क्योंकि आ ही नहीं रहा, तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा है सामने वाले को कि उसने क्या लिखा है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके लिए एक और बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो ये है कि आप एक बार अगर बना लो ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम चीज़ बनाते हो तो आपको बड़ी सेटिस्फैक्ट्री लगती है वो, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दो, उसको छोड़ दो ऐसे ही, और उसको थोड़े टाइम के बाद देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें क्या मिस्टेक थी, या फिर क्या कम्युनिकेशन इशू आ रहा था, या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। आप किसी और से भी पढ़वा सकते हैं, तो इससे आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। दूसरी टिप है फ्रेंड्स, सिंगल पेज रिज्यूमे बनाने की कोशिश करें। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है आपसे। आप भले ही फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं या आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ सिंगल पेज रिज्यूमे बनाने की ही कोशिश करें, बिकॉज वो सबसे सही लगता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्टार्टिंग की बात होती है, या फिर उन्होंने मतलब थोड़ा सा काम भी किया होता है, मान लो उनको क्या लगता है कि एक बड़ा सा रिज्यूमे बनाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना सारा काम करके आया है ये इंसान। ये चीज़ नहीं हो पाती है। क्या होता है कि जो भी रिज्यूमे पढ़ने बैठा है, या तो वो 3 पेज के रिज्यूमे में से 2 पेज तो स्किप ही कर देगा अपने काम का ढूंढने के चक्कर में, या फिर हो सकता है कि वो पढ़े ही नहीं उसको कि उसमें लिखा क्या हुआ है। आप अपने आप को वहाँ रख के सोचिए, आप पढ़ोगे 3-3 पेज के रिज्यूमेज, अगर आपको 100 रिज्यूमेज में से शॉर्ट लिस्टिंग करनी हो, बड़े वाले तो आप ऐसे ही हटा दोगे कि यार इसमें क्या पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप सिंगल पेज रिज्यूमे ही बनाएं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं हमारी थर्ड टिप के ऊपर, जो कि है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अपने प्रोजेक्ट्स को सही से मेंशन करें। क्योंकि कोई अगर रिज्यूमे पढ़ने बैठा है तो वो मेनली यही देखना चाह रहा है कि आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे, आपने क्या क्या काम किया है, उसका प्रॉपर मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली लिखें आपने क्या काम किया, आपने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं, उनको चीज़ों को हाईलाइट करें अच्छे तरीके से। अब इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की हैं, जैसे कि मैं बोलूँगी कि जो सबसे लेटेस्ट काम कर रहे हो उसको सबसे ऊपर लिखो, यानी कि रीसेंट को सबसे ऊपर, फिर उसके बाद इस तरीके से आप आते जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होगा वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि आपने रिसेंटली क्या किया है उस काम में। अगर आप वही ऊपर लिख दोगे तो उसके लिए ज़्यादा इजी होगा उसको रीड करना, रादर देन कि वो सबसे पुराने वाले से जा रहा है और नीचे जाते जाते उसको अपने काम का रीड करने के लिए मिला है। तो बेटर है सबसे रिसेंट को सबसे ऊपर रखें। सेकंड, जो भी आपने इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की है प्रोजेक्ट को, इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करना, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर कॉस्ट सेविंग वगैरह करना कंपनी की, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, वो सब कुछ आपको हाईलाइट करना है। अपनी टेक्नोलॉजीज़ को हाईलाइट करें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी हैं, उससे सामने वाले को आइडिया आता है कि आप किन किन चीज़ों पे काम करते हुए आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें और फालतू की चीज़ें आपको हटा देनी। तो फ्रेंड्स, ये सब करने का पर्पस क्या है? ये सब करने का पर्पस ये है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग दिखाना है, सामने वाले को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, अब हो सकता है आपने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें की हो, या आपका प्रोजेक्ट ही ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट हो। दूसरी चीज़ होती है, कई बार प्रोजेक्ट्स अच्छे लेवल के नहीं होते लेकिन आपने उसमें काम बहुत अच्छे लेवल का किया होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ना प्रोजेक्ट अच्छा होता है और ना ही आपको उसमें अच्छा काम करने का मौका मिल पाता। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप सोचो कि इस प्रोजेक्ट को बेटर करने के लिए इसमें और क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को आप मॉड्यूलेट करके किसी भी तरीके से अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो भी आपके रिज्यूमे में इररेलेवेंट स्टफ है आप वो सारा हटा दो।
जैसे कि स्कूल वगैरह का नाम मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई बार लोग प्रोजेक्ट्स में ही ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका वो रेगुलर काम होता है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड ये कि आप करोगे। 10th और 12th के परसेंटेज आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई जगह वो कट ऑफ का क्राइटेरिया या सिलेक्शन की कट ऑफ होती है कि इतने परसेंटेज ही होंगे तो ही वो आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो बेटर होगा कि आप वो परसेंटेज लिख दें वहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, आप करियर ऑब्जेक्टिव हटा सकते हैं। ओके, करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिकली 2-3 लाइंस होती हैं जो आपने लिखी हुई होती हैं, जो कि रिज्यूमे में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू राइट। उसमें फिर इस तरीके की चीज़ों से आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो रहा है। आपको एक एक कोना अपने पेज का यूटिलाइज करना है, रिज्यूमे के पेज का, जिससे कि आप सब कुछ उसी में अकोमोडेट कर सकें अच्छे तरीके से। अब करियर ऑब्जेक्ट में मैंने मोस्टली क्या देखा हुआ है, लोग 2-2, 3-3 लाइन के करियर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सी इंग्लिश में, और वो भी वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ना उनको खुद समझ में आता उसमें क्या लिखा हुआ है, ना सामने वाले को समझ में आता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये सब लिखने से बचें। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो छोटे से छोटा लिखने की कोशिश करें उसको। ओके, नेक्स्ट चीज़ होती है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस। फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, आई नो कंटेंट कम होता है, बट स्टिल मैं बोलूँगी स्ट्रेंथ और वीकनेस हटा दीजिए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और कई लोग तो इतने घिसे पिटे स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं, लाइक स्ट्रेंथ होगा आई एम अ फास्ट लर्नर, और वीकनेस तो और भी महान, वीकनेस में लिखा होगा आई कैन नॉट स्लीप विदाउट कंप्लीटिंग माई वर्क। फिर मन करता है कि जब वो काम करने आए हैं तो उनको बैठाओ, काम खत्म नहीं हुआ तो, और वो लोग पूरी रात काम कर, बिकॉज यू कैन नॉट स्लीप विदाउट कंप्लीटिंग दिस वर्क। सो ऐसी फालतू स्ट्रेंथ और वीकनेस ना लिखें। लिख भी रहे हो, आपके पास कंटेंट नहीं है रिज्यूमे में लिखने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा रेलेवेंट लिखें, ऐसी चीज़ें लिखें जो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे कि हाँ, एक ऑनेस्टी से स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप अपने सारे के सारे अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो। जो भी आपने अचीव किया है, आपने बाहर किसी बड़ी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है जिसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, या आपने कोई सर्टिफिकेशंस, फ्रेंड्स सर्टिफिकेशंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशंस को प्रॉपरली हाईलाइट करो। जैसे आपके जो मेन इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे AWS का हो गया, ITIL का हो गया, अजाइल का हो गया, या और भी बहुत सारे हैं, उनको ज़रूर हाईलाइट करें। ये सर्टिफिकेशंस आपके कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, तो इनको ज़रूर लिखें। किसी भी चीज़ के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मत डालना। एंड स्पेशली मेरी TCS वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑन द स्पॉट अवार्ड के बारे में मत लिखना। सबको पता है वो आपको 300 जेम्स मिले हुए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो उसके बारे में ना लिखें तो बेटर होगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आपकी कोई फ्रंट एंड की प्रोफाइल है या फिर आपकी कोई ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, जिसका लिंक आप सामने वाले को दे सकते हो देखने के लिए, एक रिक्रूटर को या फिर एक इंटरव्यूअर देख सकता है वहाँ जाके कि आपने क्या काम किया है, तो वो ज़रूर मेंशन करें वहाँ पे। फ्रंट एंड के केसेस में तो स्पेशली ये होता है कि दे विल ऑलवेज आस्क फॉर अ लिंक कि आप किस वेबसाइट पे काम करते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आजकल गिटहब लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। गिटहब लिंक्स में क्या होता है कि आपने मान लीजिए कुछ काम किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स आप बनाते रहते हैं अपने खुद के शौक के लिए, तो वो आप प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करें और गिटहब का लिंक रिज्यूमे में मेंशन करें। देखिए, मेरे साथ तो पर्सनली ये हुआ है कि कुछ कंपनीज ने स्पेशली ये बोला है कि गिटहब का ही लिंक दो, वहीं से हम आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अभी इतना नहीं है ये, जिसका नहीं है वो ज़्यादा टेंशन ना ले, पर अगर किसी ने बनाया हुआ है ऑलरेडी तो डेफिनेटली उसको रिज्यूमे पे मेंशन करें। अब आजकल रिज्यूमेज जो है वो थोड़ा सा डिजिटली जाने लगे हैं, मतलब लोग उनको सेंड करते हैं और एक डिजिटल फॉर्म में, एक मेल में या फिर एक प्रोफाइल्स के थ्रू वहाँ से उनको फिर डाउनलोड करके चेक किया जाता है। तो उसके लिए आप अपनी लिंक्डइन या नौकरी प्रोफाइल के लिंक्स भी डाल सकते हैं उसको फर्दर चेक कराने के लिए या फिर और उसको फर्दर एलैबोरेट करने के लिए। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में कोऑर्डिनेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। वो चीज़ें जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, जिनको जीतने से आपका कुछ अचीवमेंट नज़र आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ ट्राई टू गो फॉर इंटर्नशिप्स एज मच एज पॉसिबल। समर वेकेशंस में इंटर्नशिप्स कीजिए, इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपके जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आपका रिज्यूमे भी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होके आएगा। तो ये सब चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा रिज्यूमे में लिखने के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है,
प्लीज़ अपने रिज्यूमे को बार बार चेक कीजिए, बार बार चेक कीजिए, जिससे कि उसमें कोई फॉर्मेटिंग इशू ना हो, उसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक्स ना हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये सब चीज़ें एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो प्लीज़ अपने रिज्यूमे को अच्छे से और बार बार ही चेक करने के बाद सेंड कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक सैम्पल रिज्यूमे दिखाऊंगी और उसके लिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। अगर मैं ये एक रिज्यूमे की वेबसाइट पे जाती हूँ, ठीक है, ये अच्छी वेबसाइट है, इस पर अच्छे रिज्यूमेज रहते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं रिज्यूमे के लिए। आप इसको मैं बस आपको एक आइडिया देने के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरीके से रिज्यूमेज रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊँगी ओपन इमेज इन न्यू टैब पे, तो देखिए ये देखिए आपको नहीं ये देखिए, एक तो पहले आप इसी में ओवरऑल रिज्यूमे देखिए। मैं अभी जूम नहीं कर रही क्योंकि मैं जूम करूँगी तो पूरा नहीं दिख पाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम करने की कोशिश अगर करें, देखिए इन्होंने कितना अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन है, फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ट्विटर और लिंक्डइन के लिंक्स भी दे रखे हैं। एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, स्किल, सॉफ्टवेयर, सर्टिफिकेशन, सब कुछ बताया हुआ है कितने अच्छे तरीके से। आप ये सारे जो कॉर्नर्स हैं ये वाले, इन सबको भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ और भी फॉर्मेट होगा मे बी कॉर्नर्स वाला। ये देखिए, ये देखिए फिर से अगर मैं जाऊँगी यहाँ पे, ये देखिए ये रिज्यूमे देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। ये देखिए कॉर्नर्स कितने अच्छे से यूज़ किए हुए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्किल्स मेंशन करी हुई हैं। सॉफ्टवेयर्स में इन्होंने, अब आजकल ये स्किल मैट्रिक्स भी लोग मेंशन करने लग गए हैं सभी चीज़ों की कि कौन सी कितनी आती है। तो इस तरीके के जो ये रिज्यूमेज होते हैं वो काफ़ी अच्छे रिज्यूमेज होते हैं। आपने देख ही लिया, आपको खुद को डिफरेंस पता चल रहा होगा। लेकिन इसमें क्योंकि इन्होंने सैम्पल रिज्यूमे से इसमें इन्होंने स्किल्स हाईलाइट नहीं की हुई थी। आप अपनी स्किल्स, अपने टूल्स, सब कुछ हाईलाइट ज़रूर करें, जिससे कि किसी के पास टाइम ना भी हो तो वो फटाफट सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखता चला जाए। तो फ्रेंड्स यही था रिज्यूमे मेकिंग के बारे में। मैं काफ़ी श्योर हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट रिज्यूमे की वजह से कभी रिजेक्ट नहीं होगी। और भी रीजंस होते हैं, आपका नोटिस पीरियड हो गया या फिर आपका टेक्निकल स्टैक में भी उनके रिक्वायर्ड टेक्निकल स्टैक में फिट नहीं हो रहा है, वो अलग रीजंस हैं। बट आपका रिज्यूमे एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बन के आएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरे टिप्स यूजफुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपको कितना फ़ायदा मिला या फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। और अगर आप इसके अलावा कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपकी और क्या क्या क्वेरीज हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके आपकी हेल्प करने का। टिल देन, बाय बाय।